आप भूतों में यकीन करते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छी डरावनी कहानी सुनने पर रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। आज हम ना इसी चीज की तह तक जाएंगे। हमें कहानी की परतें उधेड़कर ये समझेंगे कि डर का मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। ये भूतों के बारे में उतना नहीं है जितना हमारे अपने दिमाग के बारे में है, कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक चालें हैं जो हमें यकीन न होते हुए भी डरा देती हैं। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कि आखिर हम जानबूझकर डरना पसंद क्यों करते हैं। है ना थोड़ी अजीब बात। हम उस एहसास को ढूंढते हैं जिससे असल जिंदगी में कोसों दूर भागते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, इसे समझने के लिए आज की हमारी कहानी एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो ये रहा हमारी आज की पड़ताल का रोड मैप। पहले हम डर की बनावट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजें भी खौफनाक बन जाती हैं। इसके बाद कहानी हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है, क्लाइमैक्स को कैसे तैयार किया जाता है, और आखिर में क्यों कुछ कहानियों का अंत हमें हमेशा के लिए परेशान करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक छोटी सी मगर बहुत डरावनी कहानी का विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि कहानी लिखने वाले कौन से साइकोलॉजिकल दांव-पेच इस्तेमाल करते हैं जो सीधे हमारे दिमाग की डिफेंसेस को तोड़ देते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है। राहुल नाम का एक लड़का है और उसे देर रात एक अजीब कॉल आती है। देखिए, ये एक भरोसेमंद शुरुआत है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, बस कुछ देर के लिए। और यहीं से कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक दांव खेला जाता है, रोजमर्रा की चीजों को खौफ का सामान बना देना। ये डर पैदा करने की सबसे पुरानी और सबसे असरदार तकनीकों में से एक है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी की भावना पर सीधा हमला करती है। जरा देखिए कि टेंशन को कैसे परत दर परत बनाया जा रहा है। रात के 2:03 फोन बजता है। अननोन नंबर है, कॉल करती है और फिर से बजती है। एक फोन जो हमें दुनिया से जोड़ता है, वो अब एक बिन बुलाया मेहमान बन चुका है। ये जो जिद है, ये जो अनिश्चितता है, ये हमारे कंट्रोल के एहसास को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देती है। पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा ही सटीक शब्द है, अनकैनी। ये वो अजीब सी बेचैनी होती है ना, जब कोई बिल्कुल जानी पहचानी चीज अचानक से कुछ अजीब, कुछ अटपटा करने लगे। ये कोई भूत प्रेत वाली फीलिंग नहीं है, नहीं, ये तो हमारे दिमाग का एक रिएक्शन है। एक फोन कॉल अपने आप में डरावनी नहीं होती, लेकिन आधी रात को एक अननोन नंबर से बार बार लगातार आने वाली कॉल, हाँ, वो अनकैनी है। अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है। ये सिर्फ एक अजीब कॉल नहीं रहती, बल्कि अब ये हमारी सुनी सुनाई कहानियों और विश्वासों से जुड़ जाती है। यहाँ कहानीकार हमारे दिमाग में पहले से मौजूद डर के सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहा है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, मैं वही हूं जो तुम्हारे घर के सामने वाले पुराने मकान में रहती थी। बूम! अचानक एक अनजानी आवाज को एक पता मिल गया, एक असली जगह जिसे राहुल रोज देखता है। डर अब हवा में नहीं है, वो सड़क के ठीक उस पार है। तो अब कहानी में क्या क्या है? एक वीरान घर, एक लोकल कहानी, एक लड़की की मौत की अफवाह, और अब उस कहानी का सीधा कनेक्शन राहुल से। ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है। हमें बचपन से ही इन चीजों से डरना सिखाया जाता है, और कहानी बस उन्हीं पुराने तारों को छेड़ रही है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें पूरी कहानी नहीं बताती, ये बस कुछ डॉट्स देती है, और हमारा दिमाग वो खुद ही उन डॉट्स को जोड़कर अपने सबसे गहरे डरों की एक तस्वीर बना लेता है। सबसे डरावना हिस्सा वो नहीं जो कहानी में है, बल्कि वो है जो हमारा दिमाग खुद बना रहा है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, क्लाइमैक्स। देखते हैं कि कहानी से कैसे तैयार करती है। ये सिर्फ डराना नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसमें तनाव को एक खास पॉइंट तक ले जाकर तोड़ा जाता है। क्लाइमैक्स को देखिए, 3 बिल्कुल सटीक स्टेप्स में बनाया गया है। स्टेप 1, हीरो का बेवकूफ़ी भरा फैसला। राहुल उस घर में जाने का फैसला करता है। ये वो पल है जब हम सब मन में चिल्लाते हैं, मत जाओ अंदर। स्टेप 2, आमना सामना। वो अंधेरे कमरे में घुसता है। और स्टेप 3, खुलासा। लड़की वही है और फोन फिर से बजता है। बस यहां आकर टेंशन का मीटर फट जाता है। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये हमारे अंदर के लड़ो या भागो वाले सिस्टम को हैक करने के लिए बनाया गया है। जब हम राहुल को जानते बूझते हुए खतरे की तरफ जाते देखते हैं, तो हमारा दिमाग भी एड्रेनालिन छोड़ता है। हम सोफे पर सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन फिजिकली उस खतरे को महसूस कर रहे होते हैं। और फिर आती है ये लाइन,
तुम बहुत देर कर चुके हो। ये वो साइकोलॉजिकल मोमेंट है जब उम्मीद का हर दरवाजा बंद हो जाता है। अब कोई बचाव नहीं, कोई वापसी नहीं। कहानी ने हीरो की किस्मत तय कर दी है और हमारे दिमाग को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया है। तो कहानी खत्म हो गई, फिर भी वो बेचैनी क्यों रह जाती है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं एक अधूरे अंत की मनोवैज्ञानिक ताकत को। अगली सुबह राहुल की लाश उसी वीरान घर में मिलती है। ये एक कन्फर्मेशन है कि जो भी हुआ वो असली था, वो कोई मजाक या सपना नहीं था। उसके नतीजे असली थे, जानलेवा थे। अच्छा, एक बात समझते हैं, हमारा दिमाग ना उसे क्लोजर पसंद है, मतलब एक ऐसी एंडिंग जहां विलन हार गया, खतरा टल गया और सब कुछ फिर से सेफ हो गया। लेकिन ये कहानी क्या करती है? ये हमें एक अधूरा अंत देती है। कहानी खत्म पर खतरा बाहर है। लॉजिक के सारे नियम टूट चुके हैं और यही चीज हमारे दिमाग में एक स्थायी सी बेचैनी, एक असुरक्षा का भाव छोड़ जाती है। और ताबूत में आखिरी कील ये जानकारी ठोकती है कि आखिरी कॉल एक अनरजिस्टर्ड नंबर से थी। ये छोटी सी डिटेल किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के दरवाजे बंद कर देती है। ये इसे एक ऐसी पहेली बना देती है जिसे हमारा दिमाग सुलझा ही नहीं सकता। और जिस चीज को हम समझ नहीं पाते वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो घूम फिर कर हम अपने पहले सवाल पर वापस आ गए। आखिर हमें ऐसी कहानियों की जरूरत क्यों है? ये हमारे बारे में क्या बताती हैं? शायद हम एक सेफ माहौल में अपने डरों को टेस्ट करना चाहते हैं, या शायद हमें समझने में मजा आता है कि हमारा दिमाग कितना कमजोर हो सकता है। वजह जो भी हो, एक बात तो साफ है, एक अच्छी भूत की कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो इंसान के मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास होती है।